नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहली खबर की बात करें तो रिसेंट सैटेलाइट इमेजेस ने पूरा इंडियन डिफेंस कम्युनिटी को एकदम क्यूरियोसिटी मोड में डाल दिया है। बरेली एयरफोर्स स्टेशन से मिलने वाले इमेज ने एक फाइटर जेट का मॉकअप दिखाया है और अब ये डिबेट चल रही है कि ये डसॉल्ट राफेल का डिकॉय है या फिर इंडिजिनस तेजस MK2 का। आप भी सोचिए, बरेली में तो राफेल की कोई स्क्वाड्रन है ही नहीं, तो फिर ये मॉकअप क्यों? रेडिट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एकदम थ्योरीज की बौछार है। एक यूजर का कहना है राफेल का डिकॉय बरेली में क्यों है जब वहां राफेल डिप्लॉय ही नहीं होते। वहीं दूसरे लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मॉकअप के विंग्स पर MICA मिसाइल के रेल्स ही नहीं दिख रहे, जो राफेल्स का एक खास फीचर है। इसका मतलब क्या ये तेजस MK2 का मॉकअप हो सकता है? ये स्पेकुलेशन और ज़्यादा तब बढ़ गया जब कुछ लोगों ने कहा कि ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए बनाया गया हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मॉकअप्स का यूज़ ग्राउंड क्रू को ट्रेनिंग देने के लिए होता है, जैसे एयरक्राफ्ट्स को हैंडल करना, पार्क करना और मेंटेनेंस करना, बिना असली एयरक्राफ्ट को रिस्क में डाले। लेकिन एक और थ्योरी है कि ये स्ट्रेटेजिक डिकॉय भी हो सकता है, जो एडवर्सरीज को कंफ्यूज करे डिप्लॉयमेंट या कैपेबिलिटीज को लेकर। ऐसे डिसेप्शन टेक्निक्स मॉडर्न मिलिट्री प्लानिंग का एक इंटीग्रल पार्ट है। जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिलती, स्पेकुलेशन चलती रहेंगी। ये मिस्ट्री मॉकअप एक बात जरूर दिखाता है, इंडिया के एयर कॉम्बैट स्ट्रेटजीज दिन ब दिन सोफिस्टिकेटेड और इनोवेटिव हो रहे हैं। ट्रेनिंग हो या स्ट्रेटजी, इस मॉकअप ने पूरा बज क्रिएट कर दिया। तो क्या कहना है आपको इस खबर के बारे में? आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं जो इंडियन नेवी की सबमरीन की कैपेबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट्स लगभग 2867 करोड़ रुपए के हैं और इनका फोकस है AIP सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पीडो का इंटीग्रेशन पर। ये अनाउंसमेंट डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह के प्रेजेंस में हुई, जो हर एंगल से एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड लगती है इंडियन नेवी के लिए। AIP प्लग का कॉन्ट्रैक्ट माजागांव डॉक लिमिटेड के साथ साइन हुआ है, जो 1990 करोड़ रुपए का है। ये सिस्टम DRDO द्वारा इंडिजिनसली डेवलप किया गया है और सबमरीन्स को ज्यादा देर तक पानी के नीचे रहने की कैपेबिलिटी देता है। ये नेवी की स्टील्थ कैपेबिलिटीज को और भी ज्यादा एनहांस करेगा। AIP सिस्टम के इंटीग्रेशन के जरिए कन्वेंशनल सबमरीन्स की इंड्योरेंस में मेजर बूस्ट मिलेगा। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पीडो का कॉन्ट्रैक्ट नेवल ग्रुप फ्रांस के साथ फाइनलाइज किया गया है 877 करोड़ रुपए के लिए। ये टॉर्पीडोज सबमरीन की फायर पावर को सिग्निफिकेंटली एनहांस करेंगे, जो कलवरी क्लास सबमरीन्स के लिए एक गेम चेंजर होने वाले हैं। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट इंडियन नेवी, DRDO और नेवल ग्रुप के बीच होने वाली है, जो इंटरनेशनल पार्टनरशिप और इंडिजिनस डेवलपमेंट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं ला रहे हैं, बल्कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट करेंगे। लगभग 3 लाख मैन डेज का एस्टिमेट है। ये डेवलपमेंट्स सबमरीन वॉरफेयर को नए लेवल पर ले जाएंगे, इंश्योरिंग कि इंडिया अपने रीजनल राइवल्स के सामने एक स्टेप आगे रहे। तो क्या कहना है आपको इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो HAL और GE के बीच का इंजन सप्लाई का डील एक क्रिटिकल स्टेज पर है, लेकिन अभी इश्यूज हैं। GE 404 इंजन्स, जो कि तेजस MK1A एयरक्राफ्ट के लिए हैं, उनकी डिलीवरी अभी तक लगभग 18 महीने डिलेस पर है और मार्च 2025 से पहले एक्सपेक्टेड नहीं है। ऊपर से GE 414 इंजन्स के लिए भी डिस्कशन चल रहे हैं और ये प्रोजेक्ट काफी क्रूशियल है इंडिया के AMCA और LCA तेजस MK2 के लिए। प्राइस बढ़ने की बात भी सामने आई है, जो इस पूरे प्रोसेस को और कॉम्प्लेक्स बनाती जा रही है। सप्लाई चेन इश्यूज के चलते GE की तरफ से डिलेज हो रहा है, जो इंडिया के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स के टाइमलाइंस को अफेक्ट कर रहा है। ये डिलेज सिर्फ प्रोडक्शन को स्लो नहीं कर रहे, बल्कि इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशल रेडीनेस को भी चैलेंज करते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक स्पेशल कमेटी फॉर्म की है, जो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढे और फ्यूचर प्लानिंग पर काम करे। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी 83 तेजस MK1A एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है और वो 97 और प्लेन्स प्रिक्योर करना चाहते हैं। इन इंजन का टाइमली डिलीवर होना एक मेजर फैक्टर होगा इन प्रोजेक्ट्स के सक्सेस के लिए। साथ ही AMCA प्रोजेक्ट्स के लिए इंजन का अवेलेबिलिटी भी एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, क्योंकि ये इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम के लिए मेन स्टे होने वाला है। तो क्या कहना है आपका? अगर प्राइस एस्केलेशन होता है तो क्या इम्पैक्ट होने वाला है आगे के प्रोसेस पे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। तो एरो इंडिया 2025 एयर शो बेंगलोर में होने जा रहा है और ये इवेंट सिर्फ एक शोकेस नहीं होगा, बल्कि एक बैटलफील्ड होगा जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस पार्टनरशिप्स के लिए। रसिया और US दोनों अपने फ्लैगशिप फाइटर्स जेट्स के साथ स्टेज पर होने वाले हैं।
रसिया अपने SU-57 स्टील्थ फाइटर को शोकेस करना चाहता है, जबकि यूएसए का प्लान है अपने F-35A लाइटनिंग II को दोबारा हाईलाइट करने का। SU-57 जो नाटो कोर्ट्स के अंदर फैलोन के नाम से जाना जाता है, जो कि एडवांस स्टील्थ और सुपर मैन्योवरेबिलिटी के साथ एक टॉप टियर एयरक्राफ्ट है। रसिया की ये कोशिश है कि वो इंडिया के साथ अपने डिफेंस टाइज को और डीपन करें। SU-57 के कोलैबोरेशन का आइडिया पहले भी डिस्कस हुआ था, लेकिन अब ये इवेंट नए प्रोस्पेक्ट्स के लिए एक पोटेंशियल गेटवे बन सकता है। वहीं यूएसए का F-35A जो स्टील्थ और सुपरसोनिक स्पीड के लिए वर्ल्ड फेमस है, एक जियोपॉलिटिकल मैसेज देने आ रहा है। यूएसए का भी फोकस है इंडिया के साथ अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग करना, खासकर चाइना के रीजनल डोमिनेंस के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनना। इंडिया के लिए ये दोनों एयरक्राफ्ट एक इमीडिएट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जब तक AMCA प्रोजेक्ट फुली ऑपरेशनल नहीं होता। एयरो इंडिया 2025 एक एयर शो नहीं बल्कि इंडिया के फ्यूचर फाइटर जेट डिसीजन के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट बन सकता है। जॉइंट वेंचर्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स पर भी डिस्कशन होने की पूरी उम्मीद है, जो इंडिया के डिफेंस सेक्टर को और पुश दे सकता है। तो क्या कहना है आपको इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडियन नेवी ने अपने सी में रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटीज को इनहेंस करने के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। अब इंडियन नेवी अपने शिप्स को बेहतर तरीके से रिफ्यूल करने के लिए एक प्रोडक्ट टैंकर लीज करने वाली है, और ये लीज होगा 2.5 सालों के लिए। ये टैंकर स्पेसिफिकली नेवल शिप्स को उनके मिशंस के दौरान रिफ्यूल करेगा, जिससे शिप्स की ऑपरेशनल रेडीनेस बनी रहेगी और उनके मिशंस के ड्यूरेशन को एक्सटेंड किया जा सकेगा। अब टैंकर को नेवल यूज के लिए थोड़े मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी। ये मॉडिफिकेशन मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में किए जाएंगे और टैंकर को पीछे की तरह रिफ्यूलिंग ऑपरेशंस के लिए कस्टमाइज किया जाएगा। इसका मतलब है जब शिप्स समुद्र में होते हैं तब उन्हें रिफ्यूल करने का एक स्मूथ और एफिशिएंट सिस्टम सेटअप होगा। टैंकर में नेवल कम्युनिकेशन सिस्टम भी फिट किए जाएंगे, जिससे रिफ्यूलिंग के दौरान कोऑर्डिनेशन आसान होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये टैंकर इंटरनेशनल मैरीटाइम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करेगा, जैसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्लासिफिकेशन सोसाइटीज के नॉर्म्स। इससे टैंकर की सेफ्टी और एफिशिएंसी दोनों इंश्योर होगी, जो कि नेवी के लिए काफी जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। इंडियन आर्मी का FRCB प्रोजेक्ट अभी तक स्टक है और इस वजह से आर्मी को अपने पुराने T-72 टैंक्स को 2030 या 35 तक यूज करना पड़ेगा। FRCB प्रोजेक्ट का गोल है T-72 टैंक्स को रिप्लेस करना। ये न्यू टैंक एक एडवांस फायर पावर, सुपीरियर मोबिलिटी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ होगा, जो मॉडर्न वॉरफेयर के डिमांड को मीट करे। लेकिन अभी तक प्रोजेक्ट डिजाइन स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाया है। इसका मेन रीजन है प्रोविजनल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स यानी कि PSQR का फाइनलाइज ना हो पाना। PSQR एक डॉक्यूमेंट होता है जो स्पेसिफाई करता है कि नए टैंक को कैसे डिजाइन किया जाना चाहिए, और बिना इस डॉक्यूमेंट के प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता। T-72 टैंक्स को अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है, जैसे इंजन अपग्रेड्स और फायर कंट्रोल सिस्टम्स, लेकिन ये सब टेम्पररी सॉल्यूशंस है। अगर FRCB प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं होता तो आर्मी को अपने पुराने टैंक्स को 2035 तक यूज करना पड़ेगा, जो एक बड़े चैलेंज की बात है। तो दोस्तों चलते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। मालदीव्स के अपोजिशन लीडर एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद ने एक रिसेंट वॉशिंगटन रिपोर्ट को डिनाई किया है, जिसमें यह क्लेम किया गया था कि अपोजिशन ने इंडिया से $6 मिलियन की फंडिंग मांगी थी ताकि वो प्रेसिडेंट मुइज़ू को इम्पीच कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक अपोजिशन पॉलिटिशियन ने ब्राइब देने का प्लान बनाया था, लेकिन मोहम्मद नशीद ने इसको पूरी तरीके से डिनाई किया है। मोहम्मद नशीद ने कहा कि उनको किसी भी कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता ही नहीं है और इंडिया कभी भी ऐसे किसी मूव को सपोर्ट नहीं करेगा। मोहम्मद नशीद ने यह भी क्लेरिफाई किया कि इंडिया हमेशा मालदीव्स के डेमोक्रेसी का सपोर्ट करता आया है और कभी भी इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने मालदीव्स के प्रेसिडेंट को ओवरथ्रो करने का प्लान बनाया था, लेकिन मोहम्मद नशीद ने इस बात को भी रिजेक्ट कर दिया है और बोला है कि ये सब र्यूमर्स हैं। तो आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।